तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव एमसीक्यू सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और हमारे तमाम साथी जो हैं फटाफट जुड़ गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मॉक जो टेस्ट है उस पर कुछ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं। और ये सेशन जो है पूरा पूरा आपके जो पढ़ाई की हैं उसका टेस्ट होगा, आप अभ्यास करेंगे और फटाफट हम लोग जो है सवालों पे चर्चा करेंगे। देखिए शानदार नज़ारा, ठंडी भी आ गई है। तो ठंडी में जो हमें आलस लगता है, फिर बगल में शहनाई बज रही है, शादियों का मौसम है, खुशियां मना रहे हैं। तो कुदरत भी कितनी परीक्षा लेती है देखिए, और बैंक में कामकाज भी ज्यादा होगा। तो तमाम चीजें जो हैं, कुदरत जो है आपके साथ इम्तहान लेती है। और इसी बीच प्रमोशन एग्जाम भी आते हैं। नमस्कार शशांक जी। तो आप सोचिए कि कुदरत को देखिए, बेहतरीन तरीके से ठंडी, ऐसा लगता है कि कंबल ओढ़ के सो जाओ, है ना। वो भी एक इम्तहान है। और फिर लगता है कि चलो शादी में चले जाओ। कल हम लोग शादी में गए थे, तो सब लोग देखिए इतना शोरगुल और सब खुशियां मना रहे हैं। ठीक उसी तरह बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास हैं, है ना। काम भी ज्यादा होगा, मेहमान भी आएंगे, आपको भी कहीं जाना होगा। तो तमाम चुनौतियां हैं जो कुदरत जो है परीक्षा लेती है। और इसी परीक्षा के बीच में आपका प्रमोशन एग्जाम की परीक्षा आती है। क्योंकि ये जो महीना है, दिसंबर जनवरी और फरवरी, तो फेस्टिव सीजन के बाद ये दिसंबर जनवरी और फरवरी जो है हमारे इम्तहान का समय होता है। क्योंकि मार्च में क्लोजिंग होता है। तो मार्च में कमी जो साथी हैं, मतलब प्रमोशन एग्जाम में बैंक जो है उनके लिए प्रमोशन डेट्स वगैरह तय करते हैं। और अप्रैल में जब होता है क्लोजिंग होता है, ऑडिट होता है, बैलेंस शीट बनाने का होता है, क्योंकि साल भर में मेहनत किए रहते हैं। दूसरा, मार्च में इसलिए एग्जामिनेशन कम होते हैं क्योंकि अगर साल भर के कोई टारगेट पूरा नहीं किए हैं तो उसके लिए जो है आपको ठीक तरीके से लक्ष्य को साधने के लिए जो चीजें कमी रहेगी उस पर मेहनत करना होता है। और आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जाम डेट आ गया है 9 जनवरी। अभी दिसंबर महीने में दो बैंकों के एग्जाम हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी एग्जाम्स हैं और आपके बैंक ऑफ इंडिया के भी एग्जाम हैं। तो नमस्कार आप सभी साथियों को। आज हम लोग कुछ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लॉगिन सेक्शन में ऑलरेडी हैं। फिर भी मैं आपसे चर्चा करते हुए जो है चीज़ों को करूंगा, इसलिए आपसे बात करने के लिए आ जाता हूँ, आपका हौसला अफजाई करने आ जाता हूँ। तो जब हमारे अंदर जोश और जुनून होता है ना, तो फिर हम लोग ये समय देखिए, है ना, कुदरत का समय जो है, इतनी सारी इम्तहान होती हैं, उसी बीच में इम्तहान होता है। तभी तो इंसान जो है, बोलते हैं ना कि कड़ा संघर्ष, जो कड़ी संघर्ष होता है, जितना कड़ा संघर्ष होगा उतने ही शानदार जीत होगी, ऐसा कहते हैं ना। तो चलिए आपके शानदार जीत का आगाज करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जो केवाईसी गाइडलाइन पर रहेगा इस तरह है। सवाल नंबर एक देखिए। सवाल नंबर एक, विच वन इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन दिए गए हैं और सवाल आपके सामने है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और पहला ऑप्शन है जॉब कार्ड issued by मनरेगा ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और सेकेंड ऑप्शन है लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस। तीसरा ऑप्शन है राशन कार्ड। चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस। तो केवाईसी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमोशन एग्जाम के लिए। और इससे जो है सवाल आते ही आते हैं, दो या तीन सवाल कम से कम आएंगे। और उसमें से एक सवाल जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट पे लगातार आ रहा है। तो जब भी हम केवाईसी गाइडलाइन की बात करते हैं तो खाते खोलने के लिए तीन दस्तावेजों की जरूरत होती है। एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक फोटोग्राफ्स।
अब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं वो 6 होते हैं। तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अलग होते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए अलग होते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया है इन निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, और इसका जो ऑप्शन दिया पहला जॉब कार्ड मनरेगा, ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। एक राशन कार्ड है यहाँ पर जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये सवाल जो है प्राय पूछा जाता है कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। और एक सवाल पूछा जाता है कई बार, इसको जरा ट्विस्ट कर देता है कि निम्नलिखित में से एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं होता है। और उसमें वो सारे ऑप्शन जो होते हैं वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के दिए रहते हैं, जैसे पैन कार्ड है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। तो ये जो चीजें बताई गई हैं उनमें देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए जो है पैन कार्ड जो है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उससे लेकर जो है साथियों में जरा कंफ्यूजन हो जाता है। वो बोल के आते हैं सर पैन कार्ड तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमने उसको नहीं टिक किया, नन में साइन टिक करके आ गए। जबकि सवाल ठीक से पढ़े नहीं थे, सवाल में लिखा हुआ था कि फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेस प्रूफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो वहां पर क्या होगा, पैन कार्ड। और यहाँ पर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ज्यादा जो पॉपुलर है वो राशन कार्ड वाला है, इसलिए इस सवाल को मैंने लिया है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 2। तमाम साथियों से मैं चाहूंगा कि वो भी कमेंट्स करके जो है चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और टाइप करें, क्योंकि लिखने से ना आपके मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। पंचसूत्र का पालन जरूर करिए। प्रमोशन एग्जाम हो चाहे जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अपने जो मन मस्तिष्क का विकास चाहते हैं, तो पंचसूत्र का पालन जरूर करिए। वो पंचसूत्र का पालन क्या है? पढ़ना, पढ़िए, फिर उत्तर लिखना, लिखिए। पहला सूत्र है पढ़ना, दूसरा सूत्र है लिखना, तीसरा सूत्र है उसको समझना, और चौथा सूत्र है उसको अभ्यास करना। अभ्यास करना जो मॉक टेस्ट में देता हूं, अभ्यास करना। और पांचवा सूत्र है उसको रिपीट करना। क्या करना? उसको रिपीट करना, मतलब बार बार करना। तो यहां पर सवाल पूछा गया PMLA स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म से जुड़े हुए काफी सवाल पूछे जाते हैं, 4 से 5 सवाल पूछे जाएंगे फुल फॉर्म से। तो इसमें से KYC का जो फुल फॉर्म में से जुड़े हुए और भी हैं सवाल, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया है PMLA स्टैंड्स फॉर। ये ज्यादातर पूछा जाता है, चाहे वो क्लरिकल कैडर में हो या सब स्टाफ टू क्लरिकल हो, क्लरिकल टू ऑफिसर हो, ऑफिसर टू मैनेजर हो, मैनेजर टू सीनियर मैनेजर हो। तो ये सवाल पूछा जाता है PMLA स्टैंड फॉर। आजकल थोड़ा सा नया ट्रेंड आ गया है, उसमें आजकल क्या पूछने लग गया है, पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछता है, वो पूछेगा इन PMLA L स्टैंड फॉर। तो ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो नया नया तरीका है भाई, नया नया ट्रेंडिंग है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में, नए जीवन यापन में सब लोग ट्रेंडिंग तरीके से जीते हैं, ठीक उसी तरह सवाल भी ट्रेंड करता है ना। तो यहाँ पर PMLA स्टैंड फॉर ऑप्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर लेबर एजेंसी, प्राइम मिनिस्टर लीगल अथॉरिटी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मॉनिटरी एक्शन। तो इसका सीधा उत्तर होगा, हमारे तमाम साथी जो है बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो भी बेनामी जो राशि है उसको रोक लगाने के लिए एक एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत बेनामी जो चीजें, जो काले धन को जो रोकथाम होता है, उसके काले धन के उपयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए। उसके लिए किस तरह से उसको पकड़ा जाए और उसको किस तरह से सीज किया जाए और उसमें दंड का प्रावधान कैसे रखा जाए, ये तमाम के लिए PMLA स्टैंड जो है प्रधान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया। इस पर भी एक डिटेल वीडियो आ रहा है, आने वाले दिनों में आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे, तो आप उसमें भी और क्लियर तरीके से समझ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, ये देखिए सवाल, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द स्मॉल अकाउंट। ये अच्छा सवाल है।
तो जरा कमेंट करके बताइए आपको ये ऑप्शन जो है पढ़ाई दिख रहा है मोबाइल में। कोई साथी जरा कमेंट करके देखिए। मोनू गोयल जी, वाह बहुत बढ़िया, आपने तो बड़ा फास्ट तरीके से दे दिया। हिंदी में लिखते हैं आशीष सिंह जी, हिंदी में भी लिख रहे हैं। तो क्या लिखा गया है, एक मैंने ये जो भी सवाल लिया है ये थोड़ा सा प्रतीकात्मक सवाल इसलिए लिया जाता है क्योंकि इससे जुड़े हुए आपको सारी चीजें देखनी होती है। स्मॉल अकाउंट से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आता है। तो स्मॉल अकाउंट में लिखा गया है इसमें, निम्नलिखित में से स्मॉल अकाउंट के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये सवाल पूछा गया। पहला ऑप्शन क्या है, बैलेंस एट एनी टाइम डज नॉट एक्सीड 50,000। तो बैलेंस जो है, स्मॉल अकाउंट क्या होते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिना कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के आपके शाखा में पहुंच जाता है, सर मेरे पास ना आधार कार्ड है, ना मेरे पास वोटर आईडी है, ना मेरे पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ना प्रूफ ऑफ एड्रेस है, तो खाता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? तो आप क्या करेंगे, चले जाओ भैया यहाँ नहीं खुलेगा खाता, नहीं नहीं खुलेगा। और जो खाता खुलेगा उसको बोलते हैं स्मॉल अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन वो जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है उनके कुछ कंडीशंस हैं। तो कौन से कंडीशन है, बैलेंस एट एनी टाइम डज नॉट एक्सीड 50,000, उस खाते में कभी भी 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, टोटल विड्रॉल परमिटेड इन मंथ अप टू 25,000। तो ये गलत है, यहाँ पर एक्चुअल में एक महीने में वो 10,000 रुपये निकाल सकता है। और सी ऑप्शन है, टोटल क्रेडिट इन फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एग्जिट 1 लाख। टोटल फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा वो जमा नहीं कर सकता, ये भी सही है। और फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड बिफोर टेकिंग ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो फॉरेन रेमिटेंस भी यहाँ पर क्रेडिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी। यहाँ पर क्या सही उत्तर है, नो फ्रिल अकाउंट में जो है वो ये सही है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो 25,000 जो है इसका परमिटेड नहीं है, उसको 10,000 ही परमिटेड है। अब ये जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आप जरा कमेंट करके बताइए कि जो स्मॉल अकाउंट है उसमें कितने महीने के बाद उसको जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो कोई साथी जरा कमेंट करके बताइए। सुचित्रा जी 12 मंथ्स, बहुत बढ़िया। 12 महीनों के अंदर उनको जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। और अगर 12 महीने के अंदर अगर वो इसका जो सबूत दे दे, इसका गवाही दे दे या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे कि उसने वो अप्लाई किया है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, तो 12 महीना और बढ़ जाता है ना। तो ये हुई ना अच्छी बात। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड हेल्प्स बैंक। जब भी कोई ग्राहक जो है बैंक से खाता खोलने के लिए आता है, अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देता है, तो उसमें एक हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर जो इंफॉर्मेशन बनाते हैं, सीआईएफ बनाते हैं या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड बनाते हैं जो यूनिक होता है। एक कस्टमर का एक होता है, वो रिपीट नहीं होता। हमारे तमाम साथी देखो सवाल पढ़े नहीं है और ऑल में टिक लगा दिए, है ना, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। तो जब भी जो ये साथी जो है पहला वाला सेशंस कभी अटेंड किए होंगे, क्योंकि जहां भी ऑल ऑफ द एबव होता है उसका पेनिट्रेशन, ऑल ऑफ द एबव अगर है तो उसका पेनिट्रेशन मतलब उस सवाल का सही होना 95% सही होता है। 95% उसका मारक क्षमता है भैया। अगर किसी सवाल के जवाब में ऑल ऑफ द एबव है तो आप तो सवाल को पढ़िएगा मत, टिक लगा के आगे आ जाइएगा। बाद में शाम को जब हम लोग सेशन करेंगे ना तब पढ़ लीजिएगा। तो यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड हेल्प्स, जब भी कस्टमर अपना ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करता है बैंक में, तो हम क्या करते हैं, एक सीआईएफ बनाते हैं या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड बनाते हैं जो 10 डिजिट का होता है। और ये जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यूनिक होता है, ये क्या मदद करता है, टू आइडेंटिफाई ए कस्टमर, ट्रैक द फैसिलिटी अवेल्ड, मॉनिटर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो जो वो यूसीआईसी है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड है, तो वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करता है, उसको हेल्प करता है। क्योंकि उस सीआईएफ में अगर बहुत सारे कहीं जगह से लोन लिए होंगे, अपने बैंक से लोन होंगे, कितने आरडी होंगे, सारे चीज़ें दिख जाता है, उसको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाता है, उसको उसका जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम लोग वो जान सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा
यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड हेल्प्स बैंक टू ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ये मैचिंग दिया गया है, अब आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा गलत मैचिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन इनकरेक्ट है। पहला, पैन कार्ड के सामने लिखा है एड्रेस प्रूफ, तो आप सोचिए कि क्या पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ है, या कोई ग्राहक जो है पैन कार्ड लेके आता है तो क्या आप उसको एड्रेस प्रूफ के तौर पे स्वीकार करते हैं। दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ये एड्रेस प्रूफ लिखा है, तो आप देखिए एड्रेस प्रूफ है ड्राइविंग लाइसेंस, यस ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस प्रूफ है। आईडी प्रूफ भी है, आधार कार्ड आईडी एज वेल एज एड्रेस प्रूफ। हाँ आधार कार्ड तो बहुत ही आजकल तो शानदार है आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल एड्रेस प्रूफ, तो ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एड्रेस प्रूफ है, लेकिन मेरे साथी जरा कमेंट करके बता दीजिए कितना महीना पुराना होना चाहिए या उससे पुराना नहीं होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली बिल स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन वो कितने महीने से पुराना नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 महीना जो है, नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, है ना, नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक है कि जो एड्रेस प्रूफ है वो एड्रेस प्रूफ है, ये पैन कार्ड में एड्रेस रहता नहीं, तो ये मिसमैच है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ, ये मिसमैच है, तो ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल केवाईसी का, ये देखिए ये भी बहुत ही पॉपुलर सवाल है, मतलब प्राय इसमें ये हायर स्केल में भी पूछता है इसको और सभी में पूछता है कि जो केवाईसी के घटक हैं, 4 घटक हैं। पहला तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये 4 घटक हैं। तो 4 घटक में से जो रिस्क कैटेगराइजेशन होता है, तो उसका हर कस्टमर का हम रिव्यू करते हैं। जब कस्टमर का रिव्यू करते हैं तो कस्टमर कौन से रिस्क में है, लो रिस्क में है, हाई रिस्क में है, मीडियम रिस्क में, तो वो जो रिव्यू है वो कब कब करते हैं ये पूछा गया है। और देखिए हमारे ओप्पो F17 क्या क्या, क्रिस कुमार जी, अरविंद कुमार जी सब बढ़िया बता रहे हैं। तो जो रिव्यू किया जाता है कि कौन सा ग्राहक जो है किस कैटेगरी में होगा रिस्क कैटेगराइजेशन में, वो कब किया जाता है, 1 मंथ में, 6 मंथ में, 12 मंथ में और 24 मंथ्स में। तो यहाँ पर रिस्क रिव्यू की बात की गई है, तो वो सही उत्तर होगा 6 मंथ में। सभी साथी जो हैं 6 मंथली लिख रहे हैं। तो द रिव्यू ऑफ द कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन विल बी कैरिड आउट वंस इन 6 मंथ, तो 6 मंथ के अंदर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये सवाल जो है पिछले साल पूछा गया, हायर स्केल के लिए पूछा गया। तो सवाल देखिए, ए बेनिफिशियल ओनर इन ए कंपनी इज द नेचुरल पर्सन हु वेदर एक्टिंग अलोन और टुगेदर और थ्रू वन और मोर juridical person has have an ownership of entitlement to। एक बेनिफिशियल ओनर, एक लाभार्थी जो मालिक है किसी कंपनी का, वो नेचुरल पर्सन होगा, और वो तभी लाभार्थी मालिक कहलाया जाएगा उस कंपनी का अगर उसके पास एटलीस्ट कितना शेयर होना चाहिए प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का। तो ये सवाल पूछा गया है, सिंपल सी। कहने का तात्पर्य है अगर एक कंपनी है, तो आप अभी देखिएगा जो भी कंपनी है उनमें बेनिफिशियल ओनर आपको ऐड करना होता है, बेनिफिशियल ओनर। तो जो बेनिफिशियल ओनर जब ओन लिखते हैं, तो वहां पर बेनिफिशियल ओनर के पास उतना कितना शेयर्स वहां पर होने चाहिए। तो ये बेनिफिशियल ओनर जब अगर किसी कंपनी का हम कर रहे हैं, तो अभी कौन कॉल करता है, हेलो। और बाकी जो है ये केवाईसी से जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने अभी साझा करी, वैसे तो 2-2 वीडियो आपके पास केवाईसी के हैं, और केवाईसी के लगभग सिर्फ केवाईसी का भी देखेंगे ना, तो आपके लॉगिन सेक्शन में तकरीबन 250 तो सवाल केवाईसी के ही डाल दिए होंगे मैंने, है ना, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये सवाल पे आते हैं। ये सवाल जो हमने अभी चर्चा की थी, सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर जो है,
ए बेनिफिशियल ओनर इन ए कंपनी इज ए नेचुरल पर्सन। तो बेनिफिशियल ओनर के लिए ये ऑप्शन दिया कि किसी भी कंपनी का बेनिफिशियल ओनर जो होता है उसका मालिक, जो लाभार्थी मालिक है, उसका कितना शेयर या प्रॉफिट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग चर्चा किए थे सेशन में आज के। तो इसमें पहले 15% ऑफ शेयर एंड प्रॉफिट था, लेकिन इसमें रिवाइज हो गया इसमें, और इसका जो सही उत्तर हुआ है ये 25% ऑफ द शेयर एंड प्रॉफिट हुआ। ये कितना हुआ है? 25% ऑफ शेयर एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हुआ। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। बाकी सब जो है आप बिल्कुल सभी साथी यहाँ पर जितने भी सवाल किए गए हैं उनको जो है आप सही तरीके से बता पाए, मैं देख रहा था। लेकिन चलिए जरा आपसे और सवाल करते हैं इस पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल और हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल। तो सवाल आप सही तरीके से देख पा रहे हैं जो जिस हिसाब से टाइपिंग किया गया है ना? और ये जो है पीरियडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी, पीरियडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी। तो ये जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीरियडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी का। केवाईसी के लिए जो री केवाईसी की जाती है, तो कौन कौन से जो हाई रिस्क लो रिस्क है उसके लिए जो है वो अपडेशन किया जाता है केवाईसी को। और वो कब कब किया जाता है? लो रिस्क है तो 8 सालों में, हाई रिस्क है तो 2 सालों में, मीडियम रिस्क है तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन आप सही जो है सही का चयन कर लीजिए कि अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो उसकी केवाईसी कब ली जाती है, और अगर कोई लो रिस्क कस्टमर है तो उसकी केवाईसी कब फिर से दोबारा ली जाएगी, और मीडियम रिस्क कस्टमर है तो उसकी केवाईसी दोबारा कब ली जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारे, तो इस तरह के सवाल दिए जाएंगे। कभी कभी सीधे सवाल भी पूछ देता है जो क्लरिकल टू ऑफिसर में, कि मीडियम रिस्क है तो कब करना चाहिए, तो आप 8 ईयर्स लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आपका सही उत्तर होगा अगर लो रिस्क कस्टमर है तो उसकी केवाईसी जो है वो कब की जाएगी? 10 सालों में। हाई रिस्क कस्टमर है तो उसकी केवाईसी की जाएगी 2 सालों में, और मीडियम रिस्क कस्टमर है तो उसकी केवाईसी की जाएगी 8 सालों में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अच्छा, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ पूछ रहा हूं कि अगर कोई पार्टनरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है तो कौन से रिस्क में आएगा? पार्टनरशिप कंपनी है तो कौन से रिस्क में आएगा? जरा टाइप करके पार्टनरशिप कंपनी जो है, जी हाँ, पार्टनरशिप जो है मीडियम रिस्क में आएगा। ठीक उसी तरह अगर कोई सोसाइटी है, सोसाइटी है तो कौन से रिस्क में आएगा? टाइप करके बताइए। तो जो सोसाइटी है वो हाई रिस्क में आएगा, सोसाइटी जो है वो हाई रिस्क में आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर केवाईसी नॉन कंप्लायंट कस्टमर? अगर कोई ग्राहक जो है वो केवाईसी कंप्लायंस नहीं किया है, मतलब जो हाई रिस्क कस्टमर है 2 साल में केवाईसी नहीं दिया, मीडियम रिस्क कस्टमर है 8 साल में केवाईसी नहीं दिया फिर से, और लो रिस्क कस्टमर है 10 साल में केवाईसी नहीं दिया, तो कैसे होगा? तो जब ये केवाईसी नहीं सबमिट करते हैं तो बैंक क्या करती है, उनको नोटिस देती है, 3 मंथ्स का नोटिस देती है, और उनको बोलती है कि आपकी केवाईसी जो है सबमिट कर दीजिए ताकि खाता जो है सुचारू रूप से चलता रहे। तो 3 महीने का नोटिस देने के बाद फिर 3 महीने का नोटिस देती है, तो मतलब 3 3 महीने के 2 नोटिस देने के बाद भी अगर केवाईसी सबमिट नहीं किया जाता है तो पार्शियल फ्रीजिंग की जाती है। और फिर उसके बाद पार्शियल फ्रीजिंग का मतलब है कि वहां से डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट हो सकता है लेकिन डेबिट नहीं होगा, उस खाते से डेबिट नहीं हो सकता है ना? और फिर उसके बाद जो है फिर 6 मंथली है, फिर 3 3 महीने के 2 नोटिस देंगे,
तो उसके बाद कंप्लीट फ्रीज हो जाएगा। कंप्लीट फ्रीज का मतलब हो गया कि नो डेबिट नो क्रेडिट। तो ये सारी चीजें सही हैं, इसलिए यहाँ ऑल ऑफ द एबव होगा। तो प्रोसीजर क्या है, अगर वो केवाईसी ड्यू हो गया उनका, तो केवाईसी ड्यू हो गया तो 3 मंथ्स का नोटिस देंगे कंप्लीशन के बाद, फिर 3 महीने का नोटिस देने के बाद फिर 3 महीने का नोटिस देंगे, तो वो पार्शियल फ्रीज हो जाएंगे। और पार्शियल फ्रीज होने के बाद फिर 3 3 महीने के फिर 2 नोटिस देंगे, तो कंप्लीट फ्रीज हो जाएंगे, इनऑपरेटिव कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है ये अगर नहीं दिया तो फिर जो है आप उसको कंप्लीट फ्रीज हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्लोज करके भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट फ्रीज लेन देन नहीं होगा। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही उसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, who can permit opening of the account politically exposed person or permit continuation of account of a customer subsequently becoming a politically exposed person। अगर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, जैसे राकेश राकेश टिकैत या कोई नेता है, ये सब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, तो ऐसे लोगों के जो है कस्टमर है, ऐसे लोगों के खाता ओपन करने के लिए कौन खोल सकता है। ऑप्शन है ब्रांच मैनेजर खुद ही खोल सकते हैं, है ना, ब्रांच मैनेजर ओपन कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर इंक्लूडिंग मैनेजर सीनियर मैनेजर। दूसरा है स्केल 4 एंड अबव हेडिंग द ब्रांच अदर ब्रांच टू टेक परमिशन फ्रॉम सर्कल ऑफिस, ओनली आरओ above has got the power, RBI permission is required। जरा टाइप करके बता दीजिए आप क्या क्या बताते हैं इसका। तो जब भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आते हैं तो उनका जो अकाउंट है ब्रांच में जो है उनको पावर नहीं है। वो अगर स्केल 4 एंड एबव हैं, हेडेड ब्रांच हैं, तो उनको जो है परमिशन है, अदरवाइज सर्कल ऑफिस करता है। उसको कौन करता है, सर्कल ऑफिस करता है। तो सर्कल ऑफिस जो है इसको अप्रूव करेगा, तब इसका अकाउंट जो है खोला जाएगा। तो हु कैन ओपन द पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, परमिट करेगा, स्केल 4 की ब्रांच है या उससे अबव हेडिंग की ब्रांच है तो वो, अदरवाइज जो सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस जो है परमिशन देगा। और फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जो केवाईसी से जुड़े हुए सवाल रह गए हैं, क्योंकि केवाईसी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर से आपको सवाल आते ही आते हैं। तो अभी हम आपसे सवाल यहाँ पर नॉर्मली करेंगे सवाल, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि हार तो सबक है जो आपको बेहतर बनाने का मौका देती है। तो कभी हारने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार एक ऐसा सबक है जो हमेशा ही आपको बेहतर बनाने का मौका देती है। कभी गलती हो जाए तो आपको घबराने का नहीं, क्योंकि वो बेहतर होने के लिए जो है एक शानदार मौका देती है। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब जरा यहाँ पर टाइप करके दीजिएगा कि केवाईसी जो नो योर कस्टमर जो गाइडलाइंस है वो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सेक्शन और किस एक्ट के तहत इसकी परिभाषा या इसका डेफिनेशन को जारी किया है। ये सवाल जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब आप चैट बॉक्स में दे दीजिए। केवाईसी गाइडलाइंस आर इशूड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन ऑफ विच एक्ट। तो केवाईसी गाइडलाइन जो है हमारे तमाम साथी टाइप करके बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो केवाईसी गाइडलाइन जो है जारी किए गए हैं रिजर्व बैंक द्वारा अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके 35A के तहत इसकी परिभाषा जारी की गई है। और जो केवाईसी में अगर यूटिलिटी बिल्स है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, तो ये जो है कितने महीना से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो यूटिलिटी बिल लाइक टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल विच नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पॉलिटिकली जो एक्सपोज पर्सन है वो कौन से रिस्क में कैटेगराइज किए जाते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो है कौन से रिस्क में कैटेगराइज किए जाते हैं, हाई रिस्क में किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने है
कि जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं चाहे नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, अगर उनका खाता ओपन होता है तो जो ट्रस्ट के खाते ओपन होते हैं वो कौन से रिस्क में कैटेगराइज होते हैं? तो ट्रस्ट के खाते जो हैं वो हाई रिस्क में कैटेगराइज होते हैं। तो जो ट्रस्ट का खाता है वो ओपन करने का पावर किसको है? ट्रस्ट का खाता ओपन करने का पावर किसको है? शाखा प्रबंधक को, क्षेत्रीय प्रबंधक को, कि आंचलिक प्रबंधक को, या हेड ऑफिस को? तो जो ट्रस्ट के खाते हैं वो ब्रांच हेड को पावर नहीं है, आरओ को पावर है ना। ट्रस्ट से जुड़े हुए जो हैं ट्रस्ट खाते होते हैं तो हाई रिस्क का है। इसलिए जिस तरह से अभी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के लिए है ना वो रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस लेते हैं, तो वैसे ट्रस्ट अकाउंट के लिए आरओ से वो जो है परमिशन लिया जाता है। चलिए अब आपसे सवाल पूछते हैं, जो पेंशन धारियों के जो खाते हैं जहां पर पेंशन जमा होते हैं वो कौन से रिस्क में कैटेगराइज किए जाते हैं? पेंशन लो रिस्क में। बहुत बढ़िया योगेश जी, अरविंद जी, अमित जी, सुचित्रा जी, ईसादास जी, बहुत बढ़िया। एक सवाल है कि जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है उनमें रिस्ट्रिक्शन कितना है? एक महीने में कितने बार ही विड्रॉल कर सकते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में? तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में एक बार में कितने जो है वो, यस, 4 बार निकाल सकते हैं। अधिकतम जो है वो 10,000 रुपए। चलिए, तो जो सीटीआर होता है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, उसको कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इट शुड बी रिपोर्टेड, वो उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जिसको सीटीआर कहते हैं वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट की जाती है। तो नगदी लेन देन, नगदी जमा, नगदी निकासी, कितने रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट है की मंथली, ताकि उसका रिपोर्ट किया जाए? तो अगर किसी ग्राहक द्वारा नगद के रूप में जमा किया जा रहा है और नगद के रूप में वो निकासी की जा रही है और वो राशि 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उसकी रिपोर्टिंग सीटीआर के तौर पे की जाती है और वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को की जाती है। और महीना खत्म होने के 15 दिनों के बाद, है ना, सीटीआर विल बी सबमिटेड मंथली विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ। तो जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है वो मंथली जाएगा और वो सबमिट कब होगा? मंथली सबमिट होगा विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ। ठीक उसी तरह एसटीआर है, तो एसटीआर विल बी रिपोर्टेड विद इन हाउ मेनी डेज? तो एसटीआर विल बी रिपोर्टेड विद इन हाउ मेनी डेज? तो हमारे तमाम साथी जो हैं वो 7 days लिख रहे हैं, लेकिन सवाल इस तरह से आता ही नहीं है। सवाल आएगा 7 days फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, 7 days फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग, 7 days आफ्टर द सस्पिशियस कंफर्मेशन, 7 days आफ्टर द कस्टमर कंसेंट, ऐसा टाइप का पूछेगा। तो क्या होगा उसका उत्तर? 7 days फ्रॉम द कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। जिस समय वो कंफर्मेशन हो गया 7 days तो वो होगा। चलिए, अब आता है जो काउंटरफिट करेंसी नोट है उसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को कब की जाती है? काउंटरफिट करेंसी नोट है, जो नकली नोट पाए जाते हैं उनकी रिपोर्टिंग एफआईयू को कब की जाती है? वो की जाती है एफआईयू को विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ। वो की जाती है महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर। लेकिन अगर रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करनी हो तो रिजर्व बैंक के लिए क्या गाइडलाइन है? अगर रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करनी है तो विद इन 7 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ, तो विद इन 7 days है। और अगर एफआईयू को करनी है तो विद इन 15 days। और एक बढ़िया 100% का सवाल है, what is the time duration for preservation of record of the document opening after close of account? क्या है? कोई खाता जो है, खाता बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद भी उसे कितने समय तक रखा जाएगा? उसके दस्तावेजों को कितने समय तक रखा जाएगा जी साथियों, बता दो। वाह, 5 साल तक रखे जाएंगे। क्यों? आबादी बढ़ गई है, लोग बढ़ गए हैं, अकाउंट खाते, पहले ये 10 साल का हुआ करता था, पहले ये 10 साल हुआ करता था। तो आप लोग सभी सहमत होंगे, ब्रांच रहता है कितना, 1000 स्क्वायर फीट,
1200 स्क्वायर फीट, है ना। उससे बड़ी ब्रांच होगी तो 2000 या 2200 स्क्वायर फीट की होगी। अगर आप अभी की स्थिति देखिए 2014 के बाद, और 2014 से पहले की स्थिति देखिए, अभी क्रांति आ गई है। मतलब इंडियन इकोनॉमी में, बैंकों में किस तरह की क्रांति, अकाउंट की क्रांति। घर घर जाके मेरा खाता भाग्य विधाता, इतना खाता खोले हैं तो डॉक्यूमेंट भी आए होंगे उतने। अगर वो 10 साल का होगा तो पता चला आपके ब्रांच में डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट, रहने के लिए जगह नहीं। अभी भी कई शाखाओं में, रूरल शाखाओं में देखे होंगे आप, डॉक्यूमेंट्स कितने सारे साइड में पड़े रहते हैं, तो एक दो कमरा भरा रहता है। तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड जो है, डॉक्यूमेंट रखना है 5 सालों तक, अगर खाता बंद हो गया तब भी। और अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है रिपोर्ट किया गया है एफआईयू को, तो उसको भी 5 साल का रखना है। तो ये बात हो गई। अब एक सवाल, जो सी केवाईसी किया जाता है, जो सी केवाईसी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पर केवाईसी को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको जो है एक रजिस्टर, मतलब भंडारण के तौर पे रखा जाता है, एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है। तो सी केवाईसी जो है कितने दिनों के अंदर करना होता है? सी केवाईसी जो है वो कितने दिनों के अंदर करना होता है? तो सी केवाईसी जो है वो कितने दिनों के अंदर करना होता है? इन सी केवाईसी सिस्टम, द कस्टमर विल बी as a KYC customer has to be given the KYC identifier number issued by सी केवाईसी रजिस्ट्री। तो ये 10 दिनों के अंदर करना होता है सी केवाईसी। और ये कितने डिजिट का होता है सी केवाईसी? सी केवाईसी कितने डिजिट का होता है? जरा कमेंट करके बताइए, सी केवाईसी नंबर कितने डिजिट का होता है? तो जो सी केवाईसी नंबर अगर किसी ने एक बार कर लिया, सी केवाईसी नंबर, तो ये जो होगा, सी केवाईसी नंबर तो 14 डिजिट का होता है जी। 16 लिख रहे हैं। तो सी केवाईसी नंबर जो है वो 14 डिजिट का होता है। और वो ऐसा नंबर है कि अगर किसी के पास सी केवाईसी नंबर है, तो दूसरे जगह अगर खाता खोलने जा रहे हैं तो वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, केवल उस सी केवाईसी नंबर दे दीजिए और उसके बाद आप उसमें जो है अपना आपका अकाउंट खुल जाएगा, वहां पर आपके सारे डाटा जो है दिखने लग जाएंगे। चलिए, ये केवाईसी से जुड़ा हुआ आज के लिए इतना ही। आपके मन में कोई बात हो या कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, 2-4 मिनट आपके साथ हैं। नहीं तो आपसे फिर आज के सेशन के लिए विदा लेंगे, और फिर उसके बाद कल किसी दूसरे सेशन। वाह विभूति जी, नींद लग गई है? वाह अरविंद्र कुमार जी, अरविंद मंडल जी, बड़े बढ़िया एकदम है। एकदम थोड़ा रोशनी डालिए, रोशनी डालिए, है ना। वाह अखिलेश जी, आईफोन, लोकेश जी, विभूति नारायण जी, उठ गए, जग गए, जग गए, जग गए, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हेलो सर। हेलो हेलो। अरविंद जी कैसे हैं? ठंडी लग रही है? माइक ऑफ है सर आप। आरबीआई गुलजार खान जी, सर पीपीएफ में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, पीपीएफ का सेशन करेंगे ना, अभी करेंगे जी। हाँ सर अरविंद, आरबीआई ने 3 आरआरबी को एक्सक्लूड कर दिया उसकी कौन कौन से आरआरबी को कर दिया? बड़ौदा यूपी बैंक की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, वो सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों निकल दिया, एक्सक्लूड ये कर तो दिया? पिछले एक्चुअल में आरआरबी को मर्ज किया है, वो मर्ज किया है ना, पिछले साल किया है। वो पिछले साल क्या हुआ है, अच्छा बड़ौदा अच्छा। यूपी बैंक में गोमती और बड़ौदा यू जो पहले बड़ौदा बैंक था, और एक कौन सा बैंक था उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर सर्कुलर देखेंगे तो 3 बैंकों को जो है, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, तो 3 बैंकों को मर्ज कर दिया। अब मर्ज कर दिया तो अब एक बैंक हो गया, उसको बड़ा बैंक बना दिया, ग्रामीण बैंक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना। तो ग्रामीण बैंक को, तो अब तीनों जो आरआरबी को मर्ज करने से क्या हुआ कि सेकंड शेड्यूल से हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए आरबीआई ने उनको क्या किया, सेकंड शेड्यूल से हटा दिया। अब बड़ौदा यूपी बैंक तो है ही ना उसमें सेकंड शेड्यूल में, तो उनका तो नाम भी हट गया। तो इसलिए उसमें वो इंफॉर्मेशन जो है, मर्ज पिछले साल से किया था, लेकिन अभी जो है उसका जो नोटिफिकेशन वगैरह पास किया, है ना। 11-12 तारीख से हो रहा सर। यस यस, तो अभी उनका भी एग्जाम होने वाला है अगले महीने, है ना। उनका भी बड़ा चल रहा था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और फिर एग्जाम होगा। अभी विज्ञापन तो निकाला नहीं है सर अभी।
हाँ निकालेगा निकालेगा, इंतजार जी। इंतजार कैसे रखता है, हाँ? बगीचे में कैसे इंतजार करते थे, वो आएगी आएगी आएगी, तो एग्जाम भी आएगी अपने समय पे आएगी। उसी के लिए सर हथियार तैयार कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, ज्ञान तो बढ़ाते रहिए। जी सर। चलिए शशांक जी, क्या हाल है छत्तीसगढ़ का? बिल्कुल बढ़िया है सर। नमस्कार। नमस्कार, शानदार है कि नहीं शानदार? एकदम फर्स्ट क्लास सर। चलो बढ़िया, आप तो जोरदार, आप तो बैचलर हैं, खूब सारा तैयारी कर लीजिए, है ना, पूरा पढ़ डालिए, है ना। फिलहाल बैचलर है सर, फैमिली को भेज दिया घर पे। ओके, एग्जाम तक बैचलर हैं, ठीक है, यस। बहुत बढ़िया। और कोई चीज पूछना हो तो पूछ सकते हैं, योगेश वाजपेयी जी एकदम, नहीं तो बोल रहे हैं कि सर जाने बंद करो हम सोने जाएंगे, बोल रहे हैं, देखो उनके। सर हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, आज फर्स्ट डे था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हाँ सारे क्वेश्चन। मैं तो आपको जान नहीं पाया, आपका नाम कुछ कुछ नहीं लिखा है, क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति है, मैं पीएनबी बैंक से हूँ। अच्छा अच्छा, आप जी जी बताइए। मेरी आज आपसे बात भी हुई थी मॉर्निंग में, तो आज मैंने फर्स्ट सेशन लिया है ये लाइव में। तो ओके, इसके बाद मैं जानना चाह रही थी कि जो हमारे ये क्वेश्चन जो करवाए गए हैं आज, वो हमें कहाँ पे मिलेंगे रिटर्न में? आपके लॉगिन सेक्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, और लाइव सेशंस की में वीडियो में मिल जाएंगे, अच्छा। ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं केवाईसी से जुड़ा हुआ, तकरीबन 10 मॉक टेस्ट होंगे, जो आपके लॉगिन सेक्शन के जो मॉक टेस्ट हैं उसमें डले होंगे, आप उनको और कर लेंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे। वैसे ही सेशन में जितने सारे सवाल किए हैं, उतने ही वही सवाल लिए गए हैं जो सवाल मैक्सिमम एग्जाम में आए हैं, है ना। लोकेश जी मेरी बात से सहमत है ना? हाँ, जी हाँ सर। बोल देखो, हाँ बोल रहे हैं, चलिए सहमत है। चलिए, तो आप सभी के बहुत ही शानदार जीवन के लिए अच्छे कार्य निष्पादन, सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। और गुड नाइट सर। हाँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट। और बेहतरीन, देखो सत्यम झा जी भी उठ के आ गए हैं। सत्यम जी आओ, खाना तैयार है, आज खाना नहीं भेजा था मैंने, हैं आज कुछ ज्यादा ही खाना था। हाँ सर, कल रात वाला ही मैं देख लिया था, बहुत अच्छा था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है, शानदार होना चाहिए हर चीज, रात दिन, सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, सब शानदार होना चाहिए। और आज भी शानदार होना चाहिए, कल भी शानदार होना चाहिए, परसों भी शानदार होना चाहिए, जबरदस्त होंगे, मजा आएगा। फिर मिलेंगे किसी महफिल में। अब हम पे उनका नशा छा रहा है, अब हम पे उनका नशा छा रहा है, जाके कह दो मंजिलों से कि जरा दूर हट जाएं, क्योंकि अब हमें चलने में मजा आ रहा है, अब हमें चलने में मजा आ रहा है ना। जाने दो उसको, मंजिल को बोलो और खिसक जा, अब हमें चलने में मजा आ रहा है, अब हमें चलने में मजा आ रहा है। जो भी तो का सर चलिए, सेशन कब कर रहे हैं एक्स्ट्रा? आप शानदार तरीके से और भी तैयारी करिए, और फिर मुलाकात करेंगे। और बहुत सारे बीओबी का बैंकों के, सेशन कब ला रहे हैं सर? स्पेशल सेशन बीओबी का 11 को एग्जाम है सर, 11 दिसंबर 11 को। दिसंबर को एग्जाम है। हम्म। बीओबी का लाते हैं, कल लाते हैं, कल एसबीआई का लाऊंगा सोच रहा था, देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक दिन में एक बैंक का ही ला सकते हैं शाम को। तो बीओबी के लिए हम कुछ तैयार किए हैं, 3 सेशन लाएंगे बीओबी के लिए 11 के पहले, है ना। ओके और ओके सर। एसबीआई के लिए भी लाएंगे, और बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी लाएंगे, उत्तर बिहार ग्रामीण के बैंक के लिए भी शानदार तैयारी चल रही है, बड़ौदा यूपी बैंक के लिए भी है ना। जोर से सर आवाज हमारा लगाने में आ बैंक जाएगा, मर्ज हुआ है ठीक है। अभी सर। सर हमारा बैंक मर्ज हुआ है, कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। 1000 हाँ, सीट और प्लस 20,000 से ज्यादा एप्लीकेशन गए हैं। एवं ऊंचे, ऊंचे 20,000। लोग ऊंची पसंद, बड़ा बैंक बड़ा पसंद है, बड़ा कंपटीशन तो तो बहुत हार्ड अच्छा हो वाला गया है। पोर्टफोलियो आपका। जब अभी मैं आपके आपका सेशन करूंगा तो आप देखना, आप प्राउड फील करोगे। आपका बिजनेस फिगर बहुत ही शानदार है, उम्दा है, बहुत ही मजबूत बैंक है। तो किसका अ, मैडम? जो दूसरे जब भी बैंकों के साथ मर्ज हुआ है तो कंपटीशन तो होगा, तो जब कंपटीशन होगा तो उतनी तैयारी भी हमारी है ना। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार सत्यम झा जी, अब जितना हम सवाल पढ़ते नहीं जवाब दे देते हो। हम्म। नहीं सर, सब आपका ही 3 महीना का आशीर्वाद है। 2-3 महीने से कंटिन्यू नहीं सब नहीं। कुछ देख रहे हैं, नहीं, वीडियो मुझे देख रहे मुझे हैं, मॉक टेस्ट कर इंट्यूशन रहे हैं। इंट्यूशन होता है, आप बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, है ना। आप सभी अच्छा कर रहे हैं। तो आपसे, आप सभी लोगों से विदा होने का मन तो करता नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि रात भी इंतजार कर रही है। एक थोड़ा सा ठीक है, हाँ कुछ बोलिए अमित जी, सर इन्होंने थैंक यू मुझे सो मच। सर, बताया।
वो जो डिबेट हाँ होता है सर। वैसे इन्होंने बड़े इनकी तारीफ, हाँ ताली बजाई इनके लिए, इन्होंने ऐसे कहा, वो डिबेट होता है ना टीवी में। सर जेआईबी का एक अकाउंट पेपर बचा है सर, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए था सर। अच्छा, आप मुझे कल सुबह 9 बजे फोन करना। हमारा जी सर, जी सर, ठीक, जी सर, जी सर, थैंक तो यू आप सर। थोड़ा सेशन को समाप्त कर दीजिए अमित जी, थोड़ा मेरे जी सर। सेशन को समाप्त करिए, दो नौबत की बात नहीं पड़ता है ना। शुभकामनाएं देके सेशन को समाप्त करिए। चलिए बोल के बताइए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? बोल दीजिए। मैं सर हाँ, आप खत्म करिए। मैंने यूपी है ना। कभी निगेटिव नहीं होना है सर, पॉजिटिव ही रहना है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। सही है। बोल दीजिए कि आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल मुलाकात करेंगे, सब धन्यवाद, ऐसा बोल दीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो हमें आगे तक पहुंचाए हैं, हमेशा पहुंचाते रहेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल में हम कहाँ पहुंच जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा, इतना हमारा लेवल हाई हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है। कुछ आइडिया है मैडम कुछ? जी सर, बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया, सर। गुड जहाँ नाइट भी सर, रहेंगे कल साथ फिर में रहेंगे, मिलेंगे। बहुत आगे जी भी नहीं सर, जाना है, धरातल पे जी रहेंगे, सर, लेकिन जी सर, ज्ञान और अच्छी कार्य साधना के साथ हम जो लोग कह रहे हैं खुश कि रहेंगे। कितनी ठीक सीट है, आ रही है इस बार, कुछ आइडिया बहुत है? बढ़िया, जी सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। जी सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। सर